नाउ लास्ट सेशन मिलेगा इंडिया को खेलने के। चलिए ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एस ब्लॉक स्टार्ट कर दिया था और एस ब्लॉक की कई प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ ली थी। हम लोग पहले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और एलिमेंट की प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन किया था। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको साइज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी है ना, इसके अलावा फ्लेम टेस्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये मेन प्रॉपर्टीज थी जो हम लोगों ने पढ़ी थी। अब आज के लेक्चर में मैंने कल आपको शायद हेडिंग डलवा दी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, है ना। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, अगेन दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ध्यान सुनिएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या है। अभी आगे ये चैप्टर एस ब्लॉक खत्म होने के बाद अपन जो अगला चैप्टर चालू करेंगे वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और उसमें जो भी पढ़ना है हमें वो ये कॉम्प्लेक्स के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो एक तरह से ये जो आप छोटी सी प्रॉपर्टी यहाँ देख रहे हो, इसको पूरे चैप्टर के फॉर्म में आपको पढ़ना है। तो अपन यहाँ ज्यादा कुछ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो चैप्टर जब पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। लेकिन हाँ, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ध्यान सुनना। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन होती है। वो फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, वो मेटल बढ़िया कॉम्प्लेक्स बना सकता है जिसका फाई क्या होता है, ज्यादा। और फाई का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स बनाने, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स को ऐसे डब्बे से दिखाते हैं। इसमें एक मेटल होता है और साथ में कौन होता है, लिगेंड, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, मेटल। इसको क्या बोलते हैं, लिगेंड। जैसे मैंने लिखा NiCO4, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स लिख दिया। तो इसमें ये निकल कौन है, मेटल, और ये कौन है, लिगेंड। लिगेंड कौन होता है, जिसके पास लोन पेयर होता है जो लुइस बेस होता है उसको क्या बोलते हैं, लिगेंड। लिगेंड ढेरों हो सकता है, वो सब पढ़ेंगे अपन। तो ये कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स में कौन सा मेटल बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिस मेटल का फाई क्या होता है, ज्यादा। तो फाई ज्यादा होने के लिए बताइए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ज्यादा। और साइज क्या होना चाहिए, छोटा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, पहली बात तो अच्छे कॉम्प्लेक्स के लिए। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स में लिगेंड जो है वो किसकी तरह काम करेगा, लुइस बेस। और ये अपना लोन पेयर देगा और मेटल लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो डोनर की कंडीशन क्या होनी चाहिए, लुइस बेस की कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसका ऑक्टेट भी पूरा होना चाहिए और उसके पास लोन पेयर भी होना चाहिए। और एक्सेप्टर की कंडीशन क्या बोलती है कि एक्सेप्टर के पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल। तो यहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल एक तीसरी कंडीशन आती है। तो बेटा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी उस मेटल की ज्यादा होगी जिसका चार्ज ज्यादा होगा, साइज कम होगा और उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल क्या होगा, अवेलेबल होगा। हेडिंग आपने डाल रखी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, कॉमन लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। द फेवरेबल कंडीशंस फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, द फेवरेबल कंडीशन फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, द फेवरेबल कंडीशन फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आर, पहला पॉइंट लिखें, हाई चार्ज, हाई चार्ज। दूसरा लिखें स्मॉल साइज, हाई चार्ज, स्मॉल साइज। और तीसरा लिखें अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, हाई चार्ज, स्मॉल साइज। और तीसरा लिखें अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये तीन बेसिक कंडीशन है जिसके थ्रू कोई भी मेटल बढ़िया कॉम्प्लेक्स बना सकता है। अब एक दो एग्जांपल पे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। वैसे तो हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, बट ठीक है, एक आध एग्जांपल टॉपिक आ गया तो लिख लेंगे। बेटा, कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे पहले एक इक्वेशन लिख रहा हूं। मान लीजिए आपके सामने लिखा NaF प्लस लिखा BeF2, ध्यान सुनना, ठीक है। और यहाँ पर कितना NaF लिया बेटा, 2NF। तो होता क्या है, जब ये रिएक्शन होती है ना, तो एक प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट कैसा बनता है, Na2BeF4। ये ऐसा प्रोडक्ट बन के आता है। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें ये वाला हिस्सा जो है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स। भैया सोडियम पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस, तो इस डब्बे पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस। तो ये जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स एनायन कहलाएगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स एनायन। तो आगे जाके जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हमको कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, ऐसे कई सारे नाम पढ़ने होंगे। बट अभी फिलहाल के लिए आपको बता दिया कॉम्प्लेक्स बन रहा है। क्या इसमें एस ब्लॉक का एलिमेंट बेरिलियम कॉम्प्लेक्स में हिस्सा ले रहा है कि नहीं ले रहा है, बेटा ले रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आप जानते हो मैग्नीशियम कहां पर होता है बेटा, क्लोरोफिल पिगमेंट। अरे सुना होगा सबने इतना तो। हीमोग्लोबिन में कौन होता है, आयरन, ठीक है ना। तो ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है या हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन, हाँ ठीक आता है मेरे को, देर से ज्यादा स्पेलिंग आती है मेरे को, ठीक है। हाँ, तो अगर हम लोग बात करें मैग्नीशियम कहां पर प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में, और आयरन कहां पर प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में, ठीक है।
तो आयरन की भी दो स्टेट होती है, यहाँ पर कौन सा आयरन प्रेजेंट होता है बेटा? +2। तो आपसे कभी पूछा जा सकता है कि भाई, क्योंकि ये बायोलॉजी में भी आपको पढ़ना होता है, तो कभी पूछ सकता है कि क्लोरोफिल किसका कॉम्प्लेक्स है? तो क्लोरोफिल इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम। मतलब मैग्नीशियम के अलावा उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, बट अपने को मैग्नीशियम ध्यान रखना होता है। और हीमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स है बेटा? आयरन +2 का। ठीक है, एक काम करें, ये जो रिएक्शंस आपके सामने लिखी है, ये जो एग्जांपल लिखे हुए हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चले बेटा, है ना? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद अगली एक लास्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, और लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये आपके लिए बिल्कुल नई प्रॉपर्टी एक तरह से। आप फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 12 में एक चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे मैंने वो एक छापा वाला पॉइंट आपको बताया था, ये बेसिकली उसी से रिलेटेड बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक पूरी सीरीज आप पढ़ेंगे, जिसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, उसके अंदर होगा क्या, आप लोगों ने कई बार ऐसे सेल के डायग्राम देखे होंगे, कैथोड एनोड, ये सब सुना होगा आपने ना। इसमें जैसे एक कैथोड है, मान लो, है ना, ऐसा मान लिया ये कैथोड है, मान लिया इसको क्या है? एनोड। कैथोड को भी क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड। और एनोड को भी क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स होती है, एक का नाम है कैथोड, एक का नाम है एनोड। और इन इलेक्ट्रोड को जब आपस में ज्वाइन किया जाता है, तो इनके बीच में कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस आता है। जैसे आप दो बैटरीज वगैरह कनेक्ट करते हैं, तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वैसे इनके बीच में भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और उसी पोटेंशियल को, इसका पर्टिकुलर जो वोल्टेज होगा या पोटेंशियल होगा, या इसका पर्टिकुलर वोल्टेज या पोटेंशियल जो होगा, उसे क्या कहा जाएगा? उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। तो ये सब कैलकुलेशन आपको केमिस्ट्री में भी करना होता है, अलग एक फॉर्मूले के थ्रू कर रहे होते हैं आप लोग, तो वो सब आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। मैं अभी इसका यूसेज आपको बताता हूं कि अपने को यहाँ पर फिलहाल में जितनी जरूरत है उतना अपन समझ लेते हैं। होगा क्या, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, फिजिक्स में आप इसको ईएमएफ भी बोल देते हैं जैसे, तो ईएमएफ नाम की चीज आएगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको आप बोलते हो, यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन बोल दे रहे हैं, इस तरह की बात आएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करा जाएगा बेटा? ई से। अगर कहीं पर भी ई लिखा हुआ है, तो उसका मतलब आप क्या रीड करेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सुनते जाइए, अभी टर्मिनोलॉजीज आपके लिए नहीं है तो सुन लीजिए, पर आप जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे तो यही यही बार बार दिखेगा, तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर इसके ऊपर नॉट लगा दिया तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? अरे भैया, थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ते थे, तो वहां पर नॉट लग जाता था तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और नहीं लगता था तो फिर नॉर्मल अपन बोल देते थे। तो अगर सिर्फ ई लिखा हुआ है तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ई नॉट लगा दिया तो क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए कोई स्टैंडर्ड कंडीशन होगी, वही एनटीपी एसटीपी इस तरह से निकाला जाता है, वो सब चीजें बताएंगे आपको। अब होता क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दो कहानी होती है। जो दो इलेक्ट्रोड्स आप लेके चलते हैं सेल के अंदर, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। तो इतना आप लोगों ने सुन रखा होगा, एक टर्म चलती है लोन। क्या टर्म चलती है? लोन। और नहीं भी सुन रखा है तो आपको बताया जाएगा, ट्रिक है। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, एनोड होता है और नेगेटिव होता है। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। दो तरह की इलेक्ट्रोड होती है, कैथोड और एनोड। एनोड जो होती है, इस पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? और इसको सर्किट के अंदर कहां पोजीशन करते हैं? लेफ्ट में। और इस पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। ये सब तरीके होते हैं, ट्रिक होती है, बताएंगे आपको। ठीक है, तो अभी अभी हम लोग अपने काम की बात समझ लेते हैं। एनोड पे क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। और कैथोड जो दूसरी इलेक्ट्रोड है, उस पे क्या होगा? रिडक्शन। भैया, एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे पे क्या होगा? रिडक्शन। ठीक, अब सुने आगे की बात। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रोड्स होती है ना, इसके अंदर किसी का ऑक्सीडेशन होगा और किसी का रिडक्शन होगा। एक छोटे से पॉइंट से समझाता हूं। जूनियर क्लासेस में आप ऐसा पढ़ते थे कि अगर मान लो कॉपर का एक सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, ब्लू विट्रियोल, उसमें जैसे ही जिंक की रॉड डालोगे ना, तो वो जिंक का व्हाइट विट्रियोल बन जाएगा, और कॉपर जो है वो वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा, बिकॉज मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। तो ये सारी कहानी है। अब मुझे बताओ, यहाँ जिंक जीरो से किस में चला गया बेटा? +2 में। तो जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और कॉपर का क्या हो गया? रिडक्शन।
अब इनमें से किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, ये सब डिसाइड कौन करता है बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इससे डिसाइड होता है कि कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा। मान लो दो मेटल दिए, तो दो में से कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, ये डिसाइड किससे करा जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इसका बेसिस है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर कुछ बातें समझने वाले हैं। अब पहला पॉइंट क्या आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट ये आ रहा है कि ई नॉट जो होता है ना, या ई ले लो या ई नॉट ले लो, इसके अंदर दो तरह के पोटेंशियल्स आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रोड पे अपन बात करें तो एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, ठीक है। कैथोड होता है और एनोड होता है, दो तरह के क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड। इसको मैं इलेक्ट्रोड ही लिख देता हूं फिलहाल में भी। दो तरह के इलेक्ट्रोड्स आपको मिलते हैं, एक मिलता है कैथोड और एक मिलता है एनोड, ठीक। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोड होता है ना, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ना, ई या ई नॉट जो भी लेना चाहें आप, इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। ई एम से एम प्लस एन, और इसको लिखने का एक तरीका होता है ई एम प्लस एन से एम। यहां एम जहां भी लिख रहा हूं वो एम जीरो, मतलब जीरो स्टेट है। इसका लिखने का मतलब क्या हुआ, एम से एम प्लस पे जा रहा है, मतलब जीरो से प्लस पे जा रहा है। बताइए ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। किसी भी एलिमेंट का अगर जीरो से प्लस में स्टेट जा रहा है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये वाला जो सेल है ना, वो आपका कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहलाएगा ये, क्योंकि यहां पर इस वाले सेल में क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आपको दी जाती है एग्जाम में, तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी, उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिंक से Zn+2, कॉपर से कॉपर+2, आयरन से आयरन+2 या आयरन से आयरन+3, हर किसी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होगी, वो कैलकुलेट की जाती है, ठीक। इसी तरीके से यहां पर देखो, यहां पर प्लस से जीरो पे जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। तो इस वाले वैल्यू को क्या कहा जाएगा बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसमें क्या होगा, ध्यान सुनना, एग्जाम में आपको ऐसा लिख के देगा, ई नॉट Zn से Zn+2, मान लो ऐसा लिख दिया, और इसका वैल्यू लिख दिया -0.76 वोल्ट, ऐसा लिख के देगा आपको एग्जाम। तो आपको इसको रीड करना समझना है। तो आप इसको कैसे रीड करोगे, ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और किसका है, जिंक का है। पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह के होते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ और एक रिडक्शन हाफ, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू कितना है बेटा, -0.76। इसी का अगर ऐसा फॉर्म दिया जाएगा ना आपको, तो वो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। जो वैल्यू ऑक्सीडेशन हाफ की होगी, उसी का ठीक उल्टा वैल्यू रिडक्शन हाफ का होगा। तो मान लो आपको ऑक्सीडेशन हाफ बोला और रिडक्शन पूछा गया, तो आपको अलग से देगा नहीं, इसी में से आपको साइन चेंज कर देना होगा, ठीक है। तो अगर किसी का ऑक्सीडेशन हाफ पॉजिटिव है, तो उसका रिडक्शन हाफ नेगेटिव होगा। मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, बस प्लस का माइनस, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वैसी कहानी चल रही कुछ, ठीक है। ये सब रैंडमली मैं आपको बता रहा हूं, अभी सुनते जाइए। अब क्या होता है, इस तरह से कुछ वैल्यू आपको लिख के दे दिया जाएगा एग्जाम में। अभी जो वैल्यू आ रही है ना, ई से एम से एम नॉट, मतलब एम जीरो से एम प्लस और एम प्लस एन से एम जीरो, इसमें एक कहानी समझना। ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू दो तरह की मिल सकती है। या तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी, या ये वैल्यू नेगेटिव। भैया किसी के लिए ऐसी वैल्यू पॉजिटिव, जैसे अभी मैंने जिंक से Zn+2 लिखा था, नेगेटिव लिखा था, हो सकता है किसी एलिमेंट के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव हो। तो इसमें दो तरह की वैल्यू मिलती है, या तो ये ई नॉट का वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगा, या ई नॉट का वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक। ऐसे इसके लिए भी दो पॉसिबिलिटीज है कि ये वैल्यू या तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, या तो ये वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। दो तरह की वैल्यू मिलती है। पॉजिटिव वैल्यू किस बात को इंडिकेट करेगी, ध्यान सुनना। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है वो काम आसानी से होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब वो काम आसानी से होगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो आपको ऐसा मान के चलना है, प्रोसेस इज इजी। जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना आसान, उतनी जल्दी होगा वो काम। और नेगेटिव क्या बोलेगा, प्रोसेस इज डिफिकल्ट, प्रोसेस इज डिफिकल्ट, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस वाले प्रोसेस में अगर मैं बात कर रहा हूं जीरो से प्लस में जा रहा हूं, तो यहां बताओ ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, और साइन मैंने बोल दिया पॉजिटिव है। तो ये क्या बता रहा है कि ऑक्सीडेशन आसान है कि मुश्किल है, आसान है। तो अगर किसी के ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका मतलब आपको ऐसा मानना है ऑक्सीडेशन इज इजी। अब जैसे मान लो मैंने बोला ई नॉट ए से ए प्लस एन, ई नॉट बी से बी प्लस एन, और मैंने बोला इसका वैल्यू प्लस में 0.3 है,
और इसका वैल्यू माइनस में 0.4 है, बताओ किसका ऑक्सीडेशन आसान है, ए का या बी का? अब ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये भी आसान ये भी आसान, ज्यादा आसान कौन? जितना ज्यादा पॉजिटिव उतनी आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मतलब अगर इसको बोला जाए कि तू प्लस में जा और इसको बोला जाए तू प्लस में जा, ज्यादा पहले प्लस में कौन जाएगा? बी वाला। समझ जाइए इनको थोड़ा थोड़ा ना, ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में खूब डिटेल में पढ़ोगे, पूरा चैप्टर ये है, लेकिन अभी आपको पता नहीं तो मेरे को थोड़ा बेसिक आपको मैं बता देता हूं आइडिया। इसी तरीके से ध्यान से देखना, अगर ई नॉट एम प्लस एन से 0 पे आया, मतलब यहां प्लस से किस में जा रहे हो आप? 0 पे। प्लस से 0 पे जा रहे हो मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन। और प्लस क्या बोलता है? इजी या डिफिकल्ट? इजी। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है? रिडक्शन इज इजी। तो ये अगर पॉजिटिव मिल गया तो इसका मतलब आप बोलोगे रिडक्शन इज इजी, और नेगेटिव मिल गया मतलब रिडक्शन इज डिफिकल्ट। ये कहने का मतलब है। मान लो एग्जाम में आपको कैसे देगा ये, एग्जाम में कुछ इस तरह से दे दिया, Zn प्लस 2 से Zn, और एक जगह लिख दिया कॉपर प्लस 2 से कॉपर, और इसका वैल्यू आपको दे दिया माइनस 0.76, और इसका वैल्यू दे दिया प्लस 0.34। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पर बताओ ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? तो इनमें से ये पॉजिटिव वैल्यू क्या बता रहे? जल्दी कौन रिड्यूस होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। तो ये अपने को समझना है। तो इस तरह से आपको ये एग्जाम में कुछ वैल्यू वैल्यू लिख के देगा एलिमेंट की, और आपको उसका मीनिंग इन सब चीजों से समझना होता है। ठीक, अब किसका वैल्यू कितना पॉजिटिव होगा और किसका वैल्यू कितना नेगेटिव होगा, इसको कई सारे वैल्यूज की मदद से निकाला जाता है प्रैक्टिकली। तो अपन उन सारे वैल्यूज पे तो नहीं जा सकते, तो अपने को एक सीक्वेंस याद करना होता है। जैसे आप जूनियर क्लासेस में मेटल की रिएक्टिविटी का सीरीज पढ़ते थे कि जिंक मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, ऐसे इसका भी एक सीरीज होता है। उस सीरीज को नाम मैं पहले भी बोल चुका हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ईसीएस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? तो वो ईसीएस का ऑर्डर में बनवा रहा हूं आपको। ठीक, अभी ये लिख लेंगे अपन बाद में, पहले समझ लीजिए। अब मैं आपके सामने एक सीरीज लिख रहा हूं, सीरीज का नाम है ईसीएस, फुल फॉर्म होता है इसका बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आएगा, वहां भी सीरीज बताई जाएगी। मैं जो बता रहा हूं तरीका हो सकता है याद करने का तरीका जो भी पढ़ाएंगे आपको थोड़ा अलग बताते हैं, लेकिन लगभग यही एलिमेंट मिलेंगे। और अपने पास 118 एलिमेंट है, तो मैं यहाँ पर कुछ लिमिटेड एलिमेंट बताऊंगा फिजिकल में, उनको जिसकी रिक्वायरमेंट होगी एक दो एलिमेंट या तो वो इसमें जोड़ देंगे या एक दो एलिमेंट इसमें से हटा देंगे, तो ऐसा ही कुछ होगा और कुछ भी नहीं होगा इसके अलावा। अब देखो ईसीएस में जब वैल्यू देखी गई तो सबसे ऊपर कौन मिला? लिथियम। और ये सब मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है, किसकी है? अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ईसीएस जब भी आती है ना बात, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्वस मीडियम में काम करती है। किसमें काम करती है? मतलब ये सारा खेल पानी में चल रहा होगा, एक्वस सॉल्यूशन में। जब सेल वेल बनाते हैं कैथोड एनोड, तो उसमें सेल में एक्वस सॉल्यूशन भरा होता है, मीडियम भरा होता है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे आप। अब देखो, ली के बाप ने काका से मांगी, क्या बोला मैंने? ली के बाप से, ली के बाप से काका ने मांगी। ठीक है, अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, कड़े, कूलर, नहीं तो स्नेह प्रभा ही कुटेगी, होगी आज पिटाई, और लास्ट में शक्ति कपूर का आउ। ठीक है, याद करने का तरीका सुन लो फिर से। ली के बाप से काका ने मांगी, क्या मांगा? अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, कड़े, कूलर। अगर ये सब नहीं दिया, दहेज मांग रहा है एक तरह से, ये सब चाहिए दहेज में उसको। ठीक है, ये सब नहीं दिया, नहीं तो स्नेह प्रभा ही कुटेगी, स्नेह प्रभा को कूट दिया जाएगा अगर नहीं दिया दहेज तो। ठीक है, स्नेह प्रभा ही कुटेगी, होगी आज पिटाई, और लास्ट में शक्ति कपूर का आओ। ठीक है, ये याद करने का तरीका हो गया। अच्छा, इसी यही जो 5 है इसी को तो अपन छापा बोल रहे थे, हाइड्रोजन के नीचे जो आ रहे हैं इसी को अपन क्या बोलते हैं? छापा। ठीक है, तो ये पूरी सीरीज है, याद करने का तरीका मैंने अभी आपको बता दिया। अब इस सीरीज में ये सीरीज अपन ट्रिक से याद कर लेंगे, क्योंकि अपने को जरूरत पड़ेगी कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है, ऐसी बातें आएंगी। अब ध्यान सुनना, ये जो लिथियम है ना, इसका एसओपी, क्या बोला मैंने? एसओपी। एसओपी का मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ये वाली बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोस्ट पॉजिटिव होता है। क्या होता है? क्या होता है? मतलब लिथियम 0 से प्लस में जाना सबसे ज्यादा
प्रिफर करता है, लेकिन कहां पर? एक्वस मीडियम, क्योंकि ईसीएस किसके अंदर चलता है? एक्वस। ध्यान सुनना है ना। तो ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी मनी जमीन कार फ्रिज कड़े कूलर, नहीं तो स्नेह प्रभाई कुटेगी, होगी आज पिटाई, लास्ट में शक्तिपुर का आऊ। इसका एसओपी का वैल्यू क्या होता है बेटा? मैक्सिमम पॉजिटिव। अच्छा, अगर किसी का एसओपी मैक्सिमम पॉजिटिव है तो उसका एसआरपी मैक्सिमम नेगेटिव होगा। अभी बताया। तो अगर किसी का एसओपी मोस्ट पॉजिटिव है तो उसका एसआरपी मोस्ट नेगेटिव होगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो यही बात हम यहां पर लिख रहे हैं कि भैया इसका एसओपी मोस्ट पॉजिटिव होता है तो इसका एसआरपी मोस्ट नेगेटिव होगा या मैक्सिमम नेगेटिव होगा। अब अपन एसओपी को दिमाग में रखते हुए चल रहे हैं। क्या रखते हुए चल रहे हैं? एसओपी। ध्यान सुना, इसका एसओपी मोस्ट पॉजिटिव, तो मुझे बताओ इसका एसओपी मोस्ट या मैक्सिमम नेगेटिव? अरे वो मैक्सिमम पॉजिटिव तो ये मैक्सिमम, या बोल सकते हो मिनिमम पॉजिटिव, और मिनिमम पॉजिटिव का मतलब है मैक्सिमम नेगेटिव। एक्चुअल में ये हाइड्रोजन बेस होता है, इसका वैल्यू होता है 0, ये स्टैंडर्ड होता है। इससे ऊपर वाले जो है वो पॉजिटिव, एसओपी की बात कर रहा हूं, और इससे नीचे वाले जो नेगेटिव। तो मोस्ट पॉजिटिव, थोड़ा कम पॉजिटिव, थोड़ा कम पॉजिटिव, कम पॉजिटिव, पॉजिटिव कम होते गया, मिनिमम पॉजिटिव 0, नेगेटिव 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 मोस्ट नेगेटिव, ऐसा चलता है। और अगर एसओपी मैक्सिमम नेगेटिव है तो बताइए एसआरपी मैक्सिमम पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ, अब आप पॉजिटिव पे ध्यान दो सिर्फ, है ना, नेगेटिव को भूल जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इज इजी, नेगेटिव इज डिफिकल्ट। इसका मतलब है लिथियम का ऑक्सीडेशन आसान है या मुश्किल है? आसान। मतलब पानी में जाके ना लिथियम Li से Li+ सबसे तेज बनेगा, सबसे तेज बनेगा। एक्वस में ऐसा होगा, गैसियस वैसियस में ऐसा नहीं होता। गैसियस में तो सीजियम सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन देता था, और ये बात आपको लिखाई गई थी पीरियोडिक टेबल में। कहां लिखाई गई थी? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आई का एप्लीकेशन जब हमने पढ़ा था तो वहां पर दूसरा एप्लीकेशन जो पढ़ा था, पहला दूसरा, वहां पर मैंने 2 क्वेश्चन आपको लिखाए थे कि व्हेन गैसियस मीडियम यूज IE, व्हेन एक्वस मीडियम यूज ECS। वो ECS पढ़ रहे हो अभी आप, ठीक है, ध्यान सुनते जाइए। अभी आपको इसमें ज्यादा कुछ सुनना समझना नहीं है, बस ये आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी चीजें मैं फीड कर रहा हूं, क्योंकि आपको आगे भी ये पढ़ना है, तो चीजें सब क्लियर होती जाएंगी, सुनते जाइए। अभी ऐसा ऐसा कुछ होता है। तो मुझे बताइए, यहां पर एसओपी मोस्ट पॉजिटिव, एसआरपी मोस्ट नेगेटिव, एसओपी मोस्ट नेगेटिव, एसआरपी मोस्ट पॉजिटिव। इसका मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आ रहे हो, जैसे जैसे आप यहां पर नीचे आ रहे हो, तो बेटा एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? और रिडक्शन पोटेंशियल, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है मतलब खुद का रिडक्शन आसानी से होगा। अरे भाई ऑक्सीडेशन का वैल्यू कम हो रहा है तो ऑक्सीडेशन इज इजी, ऑक्सीडेशन इज डिफिकल्ट, और रिडक्शन नेगेटिव है मतलब रिडक्शन इज डिफिकल्ट, रिडक्शन इज इजी। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे रिड्यूस होने का पावर बढ़ रहा है, और अगर खुद रिड्यूस हुए तो काम किसकी तरह करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जिसका रिडक्शन होता है वो काम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ध्यान सुनना, ध्यान सुनना और समझना है ना, मैं बात आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी चलूं। जैसे मैंने यहां गोल्ड ले लिया, अब लिथियम के लिए अगर मैं E0 का वैल्यू लिखूं, किसका? लिथियम से Li+ बनाने का, और गोल्ड के लिए Au से Au+ बनाने का, मान लो ये वैल्यू ले ली मैंने, तो इसका जो E0 का वैल्यू मिलेगा ना वो ऐसा मिलेगा, मतलब +3.16 ऐसा कुछ मान लो, इसी के आसपास वैल्यू होता है, +3 के आसपास, ठीक है। और इसका वैल्यू आपको मोस्ट नेगेटिव मिलेगा, -3 मान लो, ऐसा कुछ मान लो। इसका मतलब है ये ऑक्सीडेशन होना पसंद करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और जो सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा वो काम सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह करेगा, जबकि ये ऑक्सीडाइज होना पसंद कर रहा है या पसंद नहीं कर रहा है? तो इसको घुमा दो जरा, तो इसका मतलब है अगर ये ऑक्सीडाइज होना पसंद नहीं कर रहा है तो क्या रिड्यूस होना पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। और जिसका खुद का रिडक्शन होगा वो काम करेगा ऑक्सीडाइज। तो ऊपर वाला अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और नीचे वाला बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा।
यही कंक्लूजन है बस आपके लिए। तो अब क्या हो रहा है कि ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने का नेचर डिक्रीज हो रहा है? गलत है। उल्टा लिखा है मेरे ध्यान। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो रहा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर से नीचे आने पर कम हो रहा है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होने का ताकत कम हो रहा है। और खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो फिर सामने वाले को रिड्यूस कैसे करेगा? तो ध्यान से सुनो, यहां पर देखो, फिर से इसको समझो। लिथियम Li से Li+ बन रहा है, तो बताओ इसका वैल्यू मोस्ट पॉजिटिव है कि मोस्ट नेगेटिव है? मोस्ट पॉजिटिव। मतलब यहां पर लिथियम का ऑक्सीडेशन आसानी से हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा वो किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब लिथियम सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, और नीचे वाला पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। वो सबसे पावरफुल है तो नीचे वाला वीक होगा। इसका मतलब नीचे जाने पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने का पावर धीरे 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 कम हो रहा है, कम हो रहा है। ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ये वीक। आप देखो ना, अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करना है तो इसका खुद का क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन। मुझे बताओ इसका ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अगर खुद ही का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तो जब तक खुद का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तब तक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा कैसे? तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट या खराब रिड्यूसिंग एजेंट? तो नीचे जाने पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने का पावर कम हो रहा है, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने का पावर कम हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने का पावर बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो ना, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने का पावर कम, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने का पावर बढ़ रहा है। अब सीधी सी एक लाइन सुनो, लिथियम सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या बोला मैंने? ये सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट, और ये सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसका रिडक्शन सबसे पहले होगा, और जिसका रिडक्शन सबसे पहले होगा वो सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग, और इसका ऑक्सीडेशन सबसे जल्दी होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन सबसे जल्दी होगा वो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग। तो ये चीज आपको बार बार यूज आएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आप इसको हर क्वेश्चन में लगभग यूज करोगे वहां पर, तो इसीलिए आपको ये बार बार रिपीट होते 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 याद हो जाएगा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी मेरे को कहीं कहीं जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए मैंने ये बातें आपको बता दी कि भाई इस तरह के कुछ रिप्रेजेंटेशन होते हैं कि आपको कुछ वैल्यू बताई जाती है, और उन की वैल्यू को देखकर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और इधर देखो, आपको जब वैल्यू दे दी जाएगी तो आपको दो तरह की वैल्यू दी जाएगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या बताएगा? इजी। नेगेटिव क्या बताएगा? डिफिकल्ट। अगर लिखा नहीं ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट, ठीक है। और सुनना, अगर किसी का ऑक्सीडेशन आसान है तो उसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और अगर किसी का रिडक्शन आसानी से होगा तो उसका जब रिडक्शन होगा तो वो काम करेगा बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। बस ये कंक्लूजन निकल के आएगा, वो प्रैक्टिस से आपको सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अभी आप हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो आपके सामने लिखा है इसको लिख लो। और एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जब मैं बात करूंगा, इधर ध्यान सुनना, मुझे बताओ इस केस को देख के बताओ, क्या लिथियम ग्रुप 1 का मेंबर है या नहीं है? अच्छा जरा एलिमेंट देखो, यहां तक एल्यूमिनियम से ऊपर सारे एस ब्लॉक क्या है सारे। फिर यहां पर आ रहे हैं आपके डी ब्लॉक, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, ये आ रहे हैं पी ब्लॉक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं, एफ तो दिखेगा नहीं आपको, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में से सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? एस ब्लॉक। ये जनरल बात है, एस ब्लॉक वाले अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और एस ब्लॉक में भी सबसे बढ़िया कौन है? लिथियम। अच्छा ग्रुप 1 में सबसे बढ़िया लिथियम, ग्रुप 1 में सबसे खराब सोडियम। अब इसमें आपको पोटेशियम दिख रहा है, रूबिडियम सीजियम नहीं दिख रहा है। वो रूबिडियम सीजियम यहाँ पर बीच में आते हैं, पर अपने को जरूरत नहीं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। इससे अपना मैक्सिमम और मिनिमम सॉल्व हो जाएगा, ठीक। और ऐसे ही पूरे ग्रुप 2 में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? बेरियम। बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और फिर आएगा बेरिलियम। यहाँ दिखा नहीं है क्योंकि काम नहीं आता, मैं अभी अलग से दिखा देता हूँ आपको, तो ध्यान सुनना। अगर मैं एस ब्लॉक के बारे में बात करूं, ध्यान सुनिएगा, तो एस ब्लॉक के अंदर आपके पास है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ग्रुप 1 में अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा?
रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर ऐसा बोलूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर मैं वैल्यू लिखा दूं, क्योंकि मैं रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से आपको बता रहा हूं, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या होता है, ध्यान सुनना। सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया यहां पर किसका आएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लिथियम, ठीक है। उसके बाद ऐसा ही कर देना अपन, लिथियम सबसे पावरफुल और सोडियम सबसे वीक। सोडियम सबसे वीक क्यों? लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम पॉजिटिव आ रहा है और सोडियम का मिनिमम पॉजिटिव आएगा। ग्रुप वन की बात करो, ग्रुप वन की, ठीक है। तो अब ध्यान सुनना, लिथियम और सोडियम ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्स रिड्यूसिंग एजेंट ग्रुप वन के अंदर, ठीक है। और ये आपका वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किसके अंदर, ग्रुप वन के अंदर। ये ध्यान रखना, ये बात किसके रिस्पेक्ट में लिखी गई है, ग्रुप वन, ठीक है। इसी तरीके से ग्रुप टू में अगर मैं बात करूं ना, तो ग्रुप टू में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन हो जाएगा, बेरियम, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और मिनिमम पे कौन आएगा, बेरिलियम। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ग्रुप का पहला मेंबर, ग्रुप का आखिरी मेंबर, इसमें है ना, वैल्यूज के हिसाब से चलते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बाय चांस कभी आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू एनसीईआरटी को टेबल में दे रखी है, तो बाय चांस कभी पूछा जा सकता है, इसलिए अपन ये बात लिख रहे हैं। वरना आपको मेनली जो काम आएगा वो किसका काम आएगा, लिथियम, क्योंकि लिथियम इस सीरीज के कहां पर आता है बेटा, टॉप पे। तो आपसे पूछा जाए कौन सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप किसको बोलोगे बेटा, लिथियम, ठीक है। एक काम करें, पहले तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसको लिखें, फिर आगे बात करते हैं कौन से पे। ये जो इस पेज पे या इस स्लाइड पे जो बातें लिखी ना, ये इसको दिमाग में बिल्कुल परफेक्टली फिट रखना। बाकी वो जो सीरीज वीरीज है वो तो इतनी बार आपको सॉल्व करवा दी जाएंगी कि आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, तो उसको लेके ज्यादा परेशान नहीं होना। पर ये पता होना चाहिए कि हाँ, ऐसा दो तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, या रिडक्शन ऑक्सीडेशन, उसमें प्लस बताता है प्रोसेस इज इजी, माइनस बताता है प्रोसेस इज डिफिकल्ट। लिख लिया? बैटिंग चालू हुई इंडिया की, 24 रन बन भी गए, 444 टारगेट है। आउट कोई नहीं हुआ भाई, शुभ शुभ बोल। कोई भरोसा नहीं, जीत भी सकती है ऐसे। इंडिया अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कुछ भी कर सकती है। जीता हुआ मैच हारना और हारा हुआ मैच जीतना इंडिया को अच्छी तरीके से आता है। हो गया, चलो इसको भी लिख लो फटाफट। अब जीतना है तो ओपनिंग कम से कम 100-150 रन की होगी, तब चांस बनेगा। अब कोई भी कर सकता है, तो शुभमन गिल भी कर सकता है। अब तो मेरा मुंह मत खुलवा, याद कर मैच चालू होने से पहले
तूने बोला था रोहित शर्मा कुछ करेगा, तो तूने बोला था पुजारा कुछ करेगा, तो मैंने कुछ बोला था तेरे को, इसीलिए खेल लेने दे चुपचाप उनको। याद आ रहा कि नहीं यार, पुजारा टिकेगा। ऐसे समय पे क्या सहवाग और ऋषभ पंत ये काम में आते हैं ऐसे टाइम पे। आए फटाफट मारे, 100 150 रन बनाए, निकल लिए चुपचाप, बस बाकी खेलते रहो आराम से। और वही काम करेंट टीम में कोई कर सकता है तो शर्मा जी है? क्या बेटा? कैसा? सोच विचार करना पड़ेगा इस तेरी बात पे। हारे हुए मैच में काहे का प्रेशर? जब पता ही है मैच हारे ही हुए हैं, तो काहे का प्रेशर? हारे तो पहले ही, अब हार ही जाएंगे, इससे ज्यादा तो क्या होगा? ठीक ठाक खेल लिए जीत जाएंगे बस। प्रेशर किस बात है? हारे हुए मैच में तो प्रेशर ही नहीं लेना। लिख लिया भाई सबने? जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। अभी ये तो हो जाएंगे, फिर एशेस देख लेना उसके बाद। ठीक है, अब ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको बार बार अपनी ये है ना जो, इनको आप याद कर लेना। इसको क्या बोलेंगे बेटा? छापा। ठीक है ना, याद करने का सिंपल सा तरीका होता है, इसको छापा बोल देते हैं। छापा वाले जो एलिमेंट्स है, छापा वाले अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और हाइड्रोजन से ऊपर वाले अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, छापा वाले जो एलिमेंट है अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और ऊपर वाले जो है लिथियम लिथियम वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। बच गए। सुन गिल। सारा का सारा हिंदुस्तान का उम्मीद उस पर टिका हुआ है भाई, सिर्फ सारा नहीं, सारा का सारा हिंदुस्तान। ठीक है, चलाओ। अब इसमें बात करते हैं आगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या क्या होता है वो सब देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है बेटा, वो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। ठीक है, अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो सब किस में आ जाता है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टी में अगेन वैसे ही चलेगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का हम लोग डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, तो पहला प्रॉपर्टी जो हमको पढ़ना है वो प्रॉपर्टी कौन सा आता है बेटा? रिएक्टिविटी। ठीक है भाई, क्योंकि आप केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, मतलब आप रिएक्शंस करवाओगे, है ना? किसी की किसी से रिएक्शन हो रही होगी, जैसे एयर वाटर हाइड्रोजन वाइड्रोजन, किसी ना किसी से रिएक्शन हो रहा होगा, तो उस रिएक्शन के समय पे कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है, उससे डिसाइड होगा कि भाई ये रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब उससे डिसाइड होगा। अच्छा, अगर कोई मोर रिएक्टिव होता है तो वो रिएक्शन आसानी से करेगा या मुश्किल से करेगा? आसानी से। कोई लेस रिएक्टिव होगा तो वो मुश्किल से रिएक्शन करेगा। तो उस रिएक्शन को कराने के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह वगैरह ये सब देना पड़ेगा। एक्टिवेशन एनर्जी इन द सेंस टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा, इस तरह के काम करवाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अभी देखो
वो ये सब एक्टिवेशन एनर्जी, कैटेलिस्ट वेटलिस्ट, वो आपका काइनेटिक्स चालू हो गया आज से, तो उसको अच्छे से अटेंड कर लेना, नहीं तो आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ समझ नहीं आएगी, पहले बता रहा हूँ। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे रेट की बात आएगी, वो रेट आए आपको इसलिए काइनेटिक्स स्टार्ट हुआ है, तो काइनेटिक्स की क्लासेस मत छोड़ना, पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो नहीं करोगे तो आगे की बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी आपकी, पहले बता दे रहा हूँ। तो इसीलिए ज्यादा रिस्क ना ले, अच्छे से पढ़ लेना काइनेटिक्स को, क्योंकि उससे रिलेटेड है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे। जैसे अभी मैंने टर्म यूज कर लिया एक्टिवेशन एनर्जी, कैटेलिस्ट, अब एक्टिवेशन एनर्जी की हवा ही नहीं, जब काइनेटिक्स पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए चीजों को देख लेना, वो काम आएंगे अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसलिए वो स्टार्ट कर रहे हैं अपन, है ना। चले, अभी ग्रुप 1 ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं, रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। देखो क्या कंडीशन है रिएक्टिविटी की, ध्यान सुनना। एक बात बताओ, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स मेटल्स हैं कि नॉन मेटल्स हैं? मेटल्स। और मेटल्स जो होते हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं, याद करना, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में आई के एप्लीकेशन में पढ़ा था मेटालिक कैरेक्टर, और उसमें आपको बोला था जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्या मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। तो मेटल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो अपन यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर या रिएक्टिविटी, देखो मेटल ज्यादा रिएक्टिव कब होगा? जब उसमें खुद का कैरेक्टर ज्यादा। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी, याद करना। लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बेटा? सोडियम, सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव रुबिडियम और सीजियम। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, क्योंकि ये मोर मेटेलिक है, ये लेस मेटेलिक है, तो सारे मेटेलिक, पर मेटल में खुद का कैरेक्टर ज्यादा तो रिएक्शन जल्दी करेगा, मेटल में खुद का कैरेक्टर कम तो रिएक्शन बाद में करेगा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो डाउन द ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, तो यहां पर भी डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और मेटल में खुद का कैरेक्टर बढ़ेगा, तो उसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। मतलब ऊपर वालों के मुकाबले नीचे वाले मोर रिएक्टिव मिलेंगे। तो ये पॉइंट लिखे पहले तो रिएक्टिविटी का। और मेटल की प्रॉपर्टी होती है बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो लिथियम के मुकाबले सीजियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, हम जानते हैं उसका आई कम होता है। बेरिलियम के मुकाबले बेरियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि मेटल जल्दी केटायन बनाएगा तभी तो रिएक्शन करने में प्रोसीड करेगा। 6 ओवर 28 रन, 0 विकेट। ठीक है, अब देखो रिएक्टिविटी के बाद आते हैं आगे अगली प्रॉपर्टी पे, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ एयर। ध्यान सुनना, ये जो रिएक्शन विथ एयर लिख रहा हूं ना, इसमें हर किसी से रिएक्शन आ जाएगी। वैसे हम लोग अलग अलग भी पढ़ेंगे, पर यहां पर एक जनरलाइज फॉर्म में हम पढ़ रहे हो, फिर उन रिएक्शन को हम एक एक करके रिपीट करेंगे आगे इंडिविजुअली। ध्यान सुनना और ध्यान समझना, यहां पर सारा कंक्लूजन आएगा। बेटा एयर की जब बात होती है ना, तो एयर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो ड्राई एयर और एक मॉइस्ट एयर। सुन लेना इन सब बातों को बहुत ध्यान से ना, ये आगे तक पी ब्लॉक तक यही काम आएंगे। आप क्या होता है कि जैसे अभी हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, फ्लेम टेस्ट को ट्रिक से याद कर लिया। अब जब रिएक्शन आएंगी तो रिएक्शन में कोई ट्रिक व्रिक रहेगी नहीं, ठीक है। अब रिएक्शन को आपको समझना पड़ेगा, मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आप पहली बार वो चीजें पढ़ रहे हो और ये आगे बार बार यूज होती जाएंगी, तो आप इन रिएक्शन को 8 से 10 बार अलग अलग तरीकों से पढ़ेंगे बाद में। तो 8-10 बार में याद हो गया तो ठीक है, नहीं होता तो बेबस लाचार रहोगे ही रहोगे, फिर कुछ नहीं कर सकते। तो ध्यान सुनना, बहुत ईजी बात है। ड्राई एयर, बेटा ड्राई एयर में एक बात बताओ, हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? उसके बाद ये दोनों मिलकर ड्राई एयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो जब भी ड्राई एयर की बात होगी ना, तो आपको समझ के चलना है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? तो आपको कभी भी बोल दिया कि सोडियम रिएक्ट्स विद ड्राई एयर, तो आपको यह समझना है कि सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से पूछी गई है, और या फिर सोडियम की रिएक्शन नाइट्रोजन से पूछी गई है, या दोनों से पूछी गई, डिपेंड्स, ठीक है। तो ड्राई एयर में मतलब ये दोनों होते हैं। मॉइस्ट एयर में मॉइस्चर से समझ में आता है मतलब वाटर, वाटर वेपर मॉइस्चर होता है, एनवायरमेंट में होता है। इसके अलावा CO2 काम में आएगा। कौन काम में आएगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये तभी रिएक्ट करता है जब मॉइस्चर होता है। क्या होता है? ये मॉइस्चर की प्रेजेंस में ही रिएक्ट करता है। ये दीवार पे व्हाइट वॉशिंग होती है जब चूना पोतते हैं, ये 10th में पढ़ा होता है आपने, ये क्वेश्चन होता है आपके सिलेबस का। मैं एक बार बता देता हूँ। चूना जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, चूना क्विकलाइन, पानी में मिलाया, चूने का पानी बन गया। उस चूने के पानी को आप दीवार पे पोत देते। जब दीवार पे पोतते तो दीवार पे चमक नहीं होती उस समय, ऐसा डल डल कलर दिखता, गीला गीला, लेकिन कुछ देर के बाद उसमें चमचमाता है ऐसा।
मार्बल, मार्बल जैसा सफेद हो जाता है। तो एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तभी रिएक्ट करता है जब वहां पर क्या हो, मॉइस्चर। तो CO2 हमेशा कब रिएक्ट करेगा, जब मॉइस्चर प्रेजेंट होगा। बहुत छोटी सी बात है लेकिन ये काम आएगी आगे। और आपने कई बार वो सुना होगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की एंड मिल्कीनेस डिसअपियर। अगर 10th में सुना हो तो सुना, वही बात आएंगी आगे जाके, ठीक है। अभी देखो, ड्राई एयर में कौन कौन होगा, O2 and N2। मॉइस्ट एयर में कौन होगा बेटा, वाटर एंड CO2। अच्छा, अगर मॉइस्ट एयर बोला है ना, तो मॉइस्ट एयर में ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों ही होंगे। मॉइस्ट एयर में ये एक्स्ट्रा चीज है, एयर है तो ये तो होगा ही होगा। सिर्फ ड्राई बोला तो ये दोनों नहीं, मॉइस्ट बोला तो ये दोनों भी है, और उसके साथ में मॉइस्ट में ये दो एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो जाएंगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी चीज ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, अपना ऑक्साइड। कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो अपना ऑक्साइड बनाएगा। फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन चार्ज, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई जो 9th में सीखते थे। नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा नाइट्राइट, वाटर से रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा कार्बोनेट बनाएगा। ये बात दिमाग में फिट कर लो, ये बार बार यही होगा, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, अगर कोई चीज हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्राइड। हाइड्राइड। कोई चीज हेलोजन से रिएक्शन करेगा हेलाइड। बस ये इसी के इर्द गिर्द आपकी रिएक्शन बोलूंगी, बताओ यही, ठीक है, जिसके पीछे फड़फड़ाते रहते बच्चे। अब एयर की बात करूं, ड्राई एयर मॉइस्ट एयर। तो ड्राई एयर के अंदर कौन कौन आएगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। मॉइस्ट में ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो होते ही हैं, बट एक्स्ट्रा में कौन आएगा बेटा, वाटर और CO2, ठीक। कोई चीज ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, ऑक्साइड। नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा नाइट्राइट, वाटर से रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनेट। अगर ये हेलोजन से रिएक्शन करेगा हेलाइट, और अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा हाइड्राइड। और क्या आपने नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ हाइड्राइड और नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड में एसिडिक बेसिक नेचर पढ़ा हुआ है। अब आप पहले रिएक्शन करके वो बनाओगे, और फिर वो क्वेश्चन वहां पहुंच जाएगा कि डाउन द ग्रुप में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है कि बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, कि ऐसा हो रहा है कि वैसा हो रहा है, कि इसमें पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है, कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है कि कम है, छोटा छोटे के साथ स्टेबल, बड़ा बड़े के साथ स्टेबल, यही चलता रहेगा। ये टूटेगा कि मना कर देगा, मैं तो टूटेगा ही नहीं, मैं तो पिघल जाएगा, वही सब होगा। अब वही होने वाला और कुछ नहीं। वो रिएक्शन लिखोगे सिंपल, अब रिएक्शन के अंदर इधर उधर के तामझाम वाली चीजें ऐड कर दी जाएंगी, ठीक। आइए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले एक काम करो, इस बात को कहीं पर भी अलग से है ना, मार्जिन मार्जिन में खोपचे में लिख लो, पहले तो उसको अलग से लिखिए। चले, है ना। अब ये लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ एयर। देखो, अब एयर में पहले हमने समझा कि दो तरह की एयर होती है, ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर। अब सुनते जाना। अब ड्राई एयर मॉइस्ट एयर के अलावा इनके रिएक्शंस में हमें पता है, ऊपर वाला लेस रिएक्टिव, नीचे वाला मोर रिएक्टिव। तो एक बात आएगी, जो कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम होते हैं ना, ये ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर देते हैं। किससे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है या कम है, ज्यादा। जो मोर रिएक्टिव है उसको ज्यादा हीट वीट की जरूरत नहीं होती। आप 10th क्लास में ऐसा पढ़ते थे, वाटर के 3 फॉर्म होते हैं, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। तो कोल्ड वाटर से कौन रिएक्ट करेगा, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। हॉट वाटर से कौन रिएक्ट करेगा, जिसकी रिएक्टिविटी कम। और स्टीम से वो रिएक्ट करेगा जो बिल्कुल लुल होता है, जिसकी रिएक्टिविटी होती नहीं है। समझ रहे हो ना, ऐसी बातें लिखी हुई एनसीईआरटी में। मतलब ऐसा नहीं लिखा कि लुल होता है, ये लिखा है कि रिएक्टिविटी कम है, ठीक है ना। पता चला वहां रीजन लिख के आ जाओ लुल होता है, ठीक है। अभी सुनो, रिएक्शन रिएक्शन विद एयर में मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, आपको ध्यान सुनना। पहला पॉइंट, ध्यान सुनना। जो लिथियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम है, अभी कुछ लिखना नहीं आपको, सुनते जाइए। ये सारे के सारे जो होते हैं ना बेटा, ये जब ड्राई एयर से रिएक्शन करेंगे, तो ड्राई एयर में किस किस से रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। ये सारे एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, और जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, अपने ऑक्साइड, रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाएंगे। लिथियम अपना ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम अपना, पोटेशियम अपना, ये बनाएगा, ठीक है। जब नाइट्रोजन से रिएक्शन की बारी आएगी ना, तो नाइट्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, नाइट्राइट। लेकिन नाइट्रोजन से हर कोई रिएक्ट नहीं करता। नाइट्रोजन से इस ग्रुप में केवल लिथियम रिएक्ट करेगा, बाकी करेंगे नहीं। अब सवाल उठेगा कि ऐसा होता क्यों। ऐसा इसलिए होता है बेटा, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन में
तो डबल बॉन्ड तोड़ के रिएक्ट करना आसान होता है, पर ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और ये काम वो कर पाता है जो अपने ग्रुप में एनोमलस बिहेवियर दिखाता है। क्या दिखाता है? और इसीलिए ये काम कौन करेगा? लिथियम। ठीक है, सुनते आएगा अभी। तो अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ये पहली बात यही आएगी ना, मेन पॉइंट इसका यही होता है कि कौन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, कौन नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा, कौन रिएक्ट करेगा कि कौन नहीं करेगा। बेटा पीरियोडिक टेबल के लगभग लगभग हर एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल का 118 की बात हो रही है, लगभग लगभग हर एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। पीरियोडिक टेबल का लगभग लगभग हर एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट। अब पीरियोडिक टेबल में 118 में से एक तो खुद ऑक्सीजन हो गया, बचे कितने? 117। तो 117 एलिमेंट लगभग लगभग हर कोई ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, मतलब ग्रुप 1 भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ग्रुप 2 भी रिएक्ट करेगा। सर आपने लेकिन लगभग लगभग बोला है, कुछ तो बचे होंगे, कुछ तो बचे होंगे। वो कुछ कौन है? ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो कुछ है गोल्ड और प्लेटिनम, छापा के सबसे नीचे वाले, लीस्ट रिएक्टिव, पहले भी बता चुका हूं, है ना। ये नोबल मेटल्स एंड कौन कौन ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा? नोबल मेटल लाइक गोल्ड, प्लेटिनम एंड सम ऑफ दी नोबल गैस। सम नोबल गैसेस मतलब जेनॉन तो करता है, जेनॉन करता है। हाइब्रिडाइजेशन निकाल चुके हैं, ठीक है। तो जेनॉन तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, लेकिन जेनॉन के अलावा जो दूसरी इनर्ट गैसेस है ना, वो गोल्ड मतलब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगी। तो अभी एक और पॉइंट बोल रहा हूँ, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है, जेई मेंस के एग्जाम में एनसीईआरटी की लाइन है, पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली के अंदर लिखा हुआ है कि कौन ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम एंड सम ऑफ द इनर्ट गैसेस डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अलग से लिखो कहीं पे ना, कहीं भी मार्जिन मार्जिन में लिखना इस बात को। नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम, क्या छोड़िए शायद देखा जा रहा है कि बॉल टकराई कि नहीं टकराई। नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम, noble metals like gold and platinum and some inert gases and some inert gases, हाँ inert gases noble gases एक ही बात है बे गिंगुर, and some inert gases do not react with oxygen, some inert gases do not react with oxygen. Noble metals like gold and platinum and some inert gases do not react with oxygen. नीचे तो टकरा नहीं, बोल देखो क्या देता है पैर। रिएक्शन विद एयर, ठीक है ना। आइए ध्यान सुनने। तो हमने क्या बोला कि एयर से, ऑक्सीजन से तो लगभग लगभग पीरियोडिक टेबल का हर एलिमेंट रिएक्ट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड होता है, तोड़ना आसान होता है। लेकिन पीरियोडिक टेबल का लगभग हर एलिमेंट नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करता, नाइट्रोजन से कुछ कुछ ही एलिमेंट रिएक्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहला स्टेटमेंट जो ग्रुप 1 के साइड में आप लिखेंगे, बोल रहा हूं लिखिएगा, all group 1 elements, all group 1 elements react, all group 1 elements react with oxygen, all group 1 elements react with oxygen to form their respective oxides, to form their respective oxides, to form their respective oxides. ठीक है, उसी के नीचे कंटिन्यूएशन में लिखेंगे, आउट दे दिया, गिल गया। वैसे तो बॉल तो टकरा गई, चलो कोई। लिखो दूसरा पॉइंट उसी में है ना, ग्रुप 1 के साइड में लिखना, ओनली लिथियम रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन, only lithium reacts with nitrogen, only lithium reacts with nitrogen to form its nitride, to form its nitride, to form its nitride.
ठीक है। अब ग्रुप 2 के साइड में स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, ध्यान सुनना। अच्छा, ग्रुप 2 में क्या आता है बेटा? ग्रुप 2 में आते हैं एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। क्या मैंने बोला? लगभग लगभग हर एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है कि नहीं करता? करता है। तो ये भी सब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? अपने ऑक्साइड। लेकिन एक बात सुनना, ग्रुप 2 जो है ना, ये पूरा का पूरा ग्रुप 2 नाइट्रोजन से भी रिएक्शन करता है। ग्रुप 2 पूरा ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करेगा, ग्रुप 2 पूरा नाइट्रोजन से भी रिएक्शन करता है। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ग्रुप 2 के साइड में लिखिएगा, all elements of group 2 all elements of group 2 react with all elements of group 2 react with dry air bracket में O2 and N2 react with dry air bracket में O2 and N2 to form their respective oxides and nitrides to form their respective oxides and nitrides ठीक है। तो ग्रुप 2 का हर एलिमेंट ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन से भी रिएक्शन कर रहा होगा, और ये अपने ऑक्साइड्स भी बनाएंगे और नाइट्राइड्स भी बनाएंगे। ठीक। अब इसमें एक खास बात क्या आती है, याद करो, कल मैंने बोला था दो पेयर, बेरिलियम और मैग्नीशियम अपने आप में एक पेयर है, याद करिएगा। ये दोनों फ्लेम टेस्ट भी नहीं दिखाते थे, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं दिखाते। इसके बारे में एक और बात लिखी हुई एनसीईआरटी में कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है ना, इसको अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने जाओगे तो ये डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा, पहले आपको इसका पाउडर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पाउडर। मतलब सॉलिड फॉर्म में अगर आप रिएक्शन, ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं करता, रिएक्शन करता है, लेकिन पाउडर्ड फॉर्म में करता है। पाउडर्ड फॉर्म होने से क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। ये चीज आपने इक्विलिब्रियम में भी सुनी हुई होती है, और इक्विलिब्रियम में नहीं भी सुन रखी है तो अभी काइनेटिक्स जब आएगा तो उसमें ये बात आ जाएगी कि पाउडर्ड फॉर्म आने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो उसकी वजह से रिएक्शन कंपैरेटिवली इजी हो जाती है ना। तो स्टेटमेंट एक और बोल रहा हूँ, ग्रुप 2 में लिखते जाइएगा। अब तक इसमें क्या चलेगा, अभी अपन जब ऐसे लिख रहे होंगे ना, तो ध्यान सुनना, जैसे एक प्रॉपर्टी चल रही है, हो सकता है इसमें 4 ही लाइन आए, हो सकता है इसमें 10 लाइन आए, वो डिपेंड करेगा एनसीईआरटी ने किसके बारे में कितना लिखा हुआ है। फिर जब अगली प्रॉपर्टी आएगी तो आप उतनी लाइन छोड़ के फिर बराबर बराबर लिखना चालू करिएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है एनसीईआरटी में कहाँ कितने पॉइंट दे रखे हैं। तो एक ही टॉपिक से रिलेटेड जो भी पॉइंट है एनसीईआरटी में वो लिखेंगे ना। ग्रुप 2 के साइड में लिखिएगा, अभी ग्रुप 2 के साइड में लिखिएगा, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम react with air beryllium and magnesium react with air in powdered form और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी अपने ग्रुप में क्या है बेटा? बहुत कम है, और रिएक्टिविटी कम है तो ये आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसको रिएक्ट कराने के लिए आपको इसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक और बात सुनने ध्यान से, आप आगे जब रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको ये बेरिलियम बार बार दिखेगा, रिएक्ट नहीं करते हुए। जैसे अभी अपन ने क्या बोला, बेरिलियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है लेकिन नॉर्मल फॉर्म में नहीं कर रहा, कौन से फॉर्म में कर रहा? पाउडर। ऐसे आगे जाके बेरिलियम हाइड्रोजन से भी रिएक्ट नहीं करेगा, हेलोजन से भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो आपको एग्जाम में जब कभी क्वेश्चन आए ना कि कौन रिएक्ट नहीं करता, और ऑप्शन में अगर बेरिलियम दिख रहा तो यही आंसर है। क्या बात समझ में आ रही? क्योंकि पूरे एस ब्लॉक में सबसे कम रिएक्टिविटी अगर किसी की है तो किसकी है? बेरिलियम। सबसे छोटा था ये, जिग उल्टा है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। और रिएक्टिविटी सबसे कम है, याद करो, इसकी आई सबसे ज्यादा थी। आई पढ़ा था कल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसमें तो जिसकी आई ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम, और मेटेलिक कैरेक्टर कम, मेटल का खुद का ही कैरेक्टर कम है तो रिएक्टिविटी कम होगी, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। इसलिए अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि भैया कौन हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता, कौन ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, कौन इससे रिएक्शन नहीं करता, कौन उससे रिएक्शन नहीं करता, और एस ब्लॉक का क्वेश्चन है और उसमें ऑप्शन में बेरिलियम दिख रहा है, तो बेरिलियम विल डेफिनेटली विल बी दी आंसर। ये पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे अब अपन इसमें। ये तो एयर की बात होगी बेटा। ठीक, एयर के बाद अगले पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, वो क्या है? देखो, रिएक्शन विथ एयर में हमने जो जो बातें पढ़ी ना, इसमें से हम लोग इंडिविजुअली पढ़ना चालू करेंगे। उसमें आएगा पहला, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। हमने जैसे ऑक्सीजन, और उसके अलावा हम लोगों ने बात करी नाइट्रोजन, और हमने बात करी वाटर, और हमने बात करी CO2, उन सबको अब इंडिविजुअली पढ़ेंगे। ठीक, तो अगली प्रॉपर्टी क्या आएगी बेटा? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब ध्यान सुनना, कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? अपना ऑक्साइड। तो ये सब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाने वाले? अपने ऑक्साइड। ठीक है, तो इनका जो ऑक्साइड बनेगा ना, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ध्यान सुनना,
ये बात बताओ, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं, मान लो मैंने मेटल को M से लिख दिया और इसकी रिएक्शन में किससे कराने वाला, ऑक्सीजन, तो क्या बनाएंगे ये अपना ऑक्साइड। अच्छा मुझे बताओ इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1, और ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे क्या होता है, -2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीखते थे 9th में। तो मुझे बताइए इसका जो ऑक्साइड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, M2O। क्या होगा, अब ये अगर लिथियम हुआ तो Li2O बन जाएगा, अगर ये सोडियम हुआ तो Na2O बन जाएगा, अगर ये पोटेशियम हो तो K2O बन जाएगा। बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं अपन, बैलेंसिंग बैलेंसिंग करोगे तो क्या होगा, इधर 2 है तो इधर भी 2 लगा दोगे, फिर इधर 2 है तो उधर 1 ही है तो इधर 2 लगा दोगे, फिर इधर 2 लगाए तो 4 हो गए तो इधर हटा के फिर 4 लगा दोगे, हो गया बैलेंस। ठीक है, तो अपन बैलेंसिंग नहीं कर रहे, अपन सिर्फ प्रोडक्ट सीख रहे हैं कि भैया हाँ, मेटल की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से कराई तो क्या बनाएगा अपना ऑक्साइड। ये किसका ऑक्साइड है, ग्रुप 1 का या ग्रुप 2 का, ग्रुप 1 का। अच्छा ग्रुप 2 पे जाओगे तो मुझे बताओ ग्रुप 2 का जो मेटल है अगर उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कराए तो उसका भी ऑक्साइड बनेगा, लेकिन ग्रुप 2 का स्टेट कितना होता है, +2, और ऑक्साइड में ऑक्सीजन का स्टेट होता है -2। तो इसका 2 इधर इसका 2 इधर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैसा बनेगा, MO। तो ग्रुप 2 का जो ऑक्साइड का फॉर्मूला बनता है वो बनता है BeO, MgO, CaO, SrO, BaO। ठीक, आइए यहां पर स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन की रिएक्शन के साथ, और सबसे पहले लिखेंगे ग्रुप 1 के साइड में, लिखते जाइएगा ना, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी यही है ऑक्साइड, ऑक्साइड और हैलाइड दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे लेंथी प्रॉपर्टी यही है इनके अंदर। लिखिएगा ग्रुप 1 के साइड में, ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ग्रुप 1 एलिमेंट्स react with oxygen, react with oxygen to form their normal oxides, their normal oxides, their normal oxides, but आगे लिखें, but some of the elements can also form, some of the elements can also form peroxides or superoxides, form peroxides or superoxides, can also form peroxides and superoxides। ठीक है, फुल स्टॉप। ग्रुप 2 में लिखेंगे, पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही लिख लेंगे, ग्रुप 2 एलिमेंट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ग्रुप 2 एलिमेंट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर नॉर्मल ऑक्साइड्स, to form their normal oxides, but some elements can form, their peroxides also। इसमें सुपर ऑक्साइड नहीं बनते, इसमें सिर्फ peroxide बनते, their peroxides also। ठीक है, अब इधर ध्यान देना 2 मिनट बेटा, सिंपल सी प्रॉपर्टी ध्यान सुनना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। हम लोग यहां पर साइज का ऑर्डर याद कर रहे हैं, ठीक है, साइज का ऑर्डर याद करिएगा, क्या जिग जैग उल्टा एन, क्या ये साइज का ऑर्डर है या नहीं है। अब होता क्या है कि किसी एलिमेंट का अगर साइज छोटा है ना, जैसे मान लो इस कमरे में ऑक्सीजन भरी हुई है, एक्सेस में भरी हुई, ठीक है, और मैं एक मेटल लाया रिएक्ट कराने के लिए, मेटल का साइज कैसा है, छोटा। तो अगर कोई मेटल छोटा है तो वो भले इस कमरे में भले कितनी भी ऑक्सीजन हो, वो रिएक्ट तो केवल उतनी ऑक्सीजन से कर पाएगा जितनी उसके सरफेस एरिया पे चिपक सकती है। अगर किसी मेटल का साइज ज्यादा है तो बताइए वो पहले वाले के मुकाबले क्या ज्यादा ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, हाँ। और किसी मेटल का साइज और ज्यादा है तो क्या वो और ज्यादा ऑक्सीजन से कंबाइन हो सकता है, हाँ। तो सारा खेल कि कौन कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, वो सारा खेल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइज पे या सरफेस एरिया पे, ठीक है। अब होता क्या है कि 3 तरह के ऑक्साइड्स है, किसी भी एलिमेंट को जब आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हो, मान लो ऑक्सीजन एक्सेस है लेकिन उसका साइज छोटा है, तो जरा सी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर पाएगा, भले ऑक्सीजन कितनी भरी हो कमरे में, और जरा सी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, अपने नॉर्मल ऑक्साइड का, जो कि लगभग हर एलिमेंट कर लेता है, ठीक है, सम इनर्ट गैसेस और वो इन 2-3 एलिमेंट को छोड़कर। अच्छा मान लो ये जो मेटल है इसका साइज कंपैरेटिवली थोड़ा और बड़ा होता, तो बताओ क्या ये और ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकता था बेटा, हाँ।
तो थोड़े से ऑक्सीजन के बाद अगर मेटल का साइज ज्यादा है ना, तो वो और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। और अगर वो और मेटल और ज्यादा ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो फिर फॉर्मेशन होगा बेटा परऑक्साइड का। इसका फॉर्मेशन होगा, परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, O2 पे 2 माइनस। नॉर्मल ऑक्साइड कौन होता है, O पे 2 माइनस। ठीक है, एक एटम दो एटम, ज्यादा ऑक्सीजन हो गई। और फिर क्या होता है कि अगर मान लो कोई परऑक्साइड बना रहा है, उसका सरफेस एरिया और बड़ा है, तो और ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकता है। और अगर वो और ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा तो नाम ही देख लो, सुपर। क्या बनाएगा वो, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड क्या होता है, O2 पे माइनस। तो ध्यान से दिमाग में पहले फिट करो, अगर कोई एलिमेंट जरा सी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकता है तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड। और ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा तो परऑक्साइड, और ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा तो सुपर ऑक्साइड। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई सुपर ऑक्साइड बनाता है तो क्या वो नॉर्मल ऑक्साइड और पर भी बनाता होगा, क्योंकि यहां तक जाना है उसका मतलब ये तो बनाता ही होगा। ठीक है, अगर कोई परऑक्साइड बनाता है तो क्या वो नॉर्मल भी बनाता होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो हम क्या बोलेंगे कि अगर किसी, मान लो कोई सुपर ऑक्साइड बनाता है, तो कहानी समझना कैसे एग्जाम में पूछेगा। अगर कोई सुपर ऑक्साइड बनाता है तो व्हेन द एलिमेंट, जैसे मैं बोलूँ पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, तीनों का पेयर एक जैसा है, ये सबसे बड़े साइज है इस ब्लॉक में, तो ये क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड। तो पोटेशियम को अगर मैं लिमिटेड ऑक्सीजन से रिएक्शन कराऊंगा तो पहले नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, थोड़ा और ऑक्सीजन से रिएक्शन करूंगा तो परऑक्साइड, और पोटेशियम को मैं एक्सेस ऑक्सीजन से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनाएगा, सुपर ऑक्साइड। ठीक, अब सुने, मुझे बताओ इसमें सबसे छोटा साइज किसका है, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ये वो एलिमेंट्स हैं जो पूरे एस ब्लॉक में सबसे छोटे एलिमेंट्स में से। तो ये जो है ना, ये तीनों, ये तीनों सबसे कम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे बेटा, और इसीलिए ये तीनों किसका फॉर्मेशन करेंगे, नॉर्मल ऑक्सीजन। और मेरे हिसाब से इतनी बात क्लियरली समझ में आ रही होगी, साइज छोटा है तो कम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, कम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, नॉर्मल ऑक्सीजन। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की एक और प्रॉपर्टी सी पेयर है, ये याद रखना। और लिथियम और मैग्नीशियम का साइज तो लगभग लगभग बराबर हुआ करता था, डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन भी ये था। तो इनके साइज लगभग लगभग बराबर है, और साइज बराबर है तो क्या बनाएंगे बेटा, सबसे छोटे साइज है तो नॉर्मल ऑक्साइड। इससे बड़ा साइज किसका आ गया, सोडियम। उससे बड़ा साइज किसका आ गया, कैल्शियम। उससे बड़ा साइज किसका आ गया, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये सारे मिलके क्या बनाएंगे, परऑक्साइड, क्योंकि इनका साइज थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या, सोडियम परऑक्साइड बनाता है कि नहीं बनाता, बनाता है। लेकिन क्या सिर्फ परऑक्साइड बनाता है, नहीं, नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाएगा। कम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो नॉर्मल, और थोड़ी और ऑक्सीजन दे दोगे तो परऑक्साइड तक पहुंच जाएगा। और तीन सबसे बड़े एलिमेंट कौन है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो ये सब अगर इनको एक्सेस ऑक्सीजन मिल जाएगी तो क्या बना लेंगे, सुपर ऑक्साइड। फिर से सुनना, दिमाग में बात बैठा लेना इसको। आपको पूछा जाए कि भैया एस ब्लॉक में देखो, ऑक्सीजन से तो लगभग लगभग हर एलिमेंट रिएक्ट करता है, तो एस ब्लॉक भी करता है, और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। लेकिन ऑक्साइड तीन तरह के होते हैं, नॉर्मल, पर और सुपर। अपन नॉर्मल ऑक्साइड तो हर कोई बनाता है, लेकिन पर और सुपर हर कोई नहीं बना सकता। तो उसकी कहानी समझ रहे हैं। आपके पास एलिमेंट कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यहां पर कौन है बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब मुझे बताओ, यहां पर सबसे छोटे साइज वाले तीन एलिमेंट कौन है बेटा, बेरिलियम, लिथियम और मैग्नीशियम। और सबसे बड़े साइज वाले तीन कौन है बेटा, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तीन सबसे छोटे, तीन सबसे बड़े अलग कर दो, बाकी सबको एक साथ रख दो। ठीक है, तीन छोटे, तीन बड़े, और उसके अलावा जो बच रहे हैं उनको एक साथ एक टोकरी में रख दो। अब मुझे बताओ, तीन सबसे छोटे तो ये सबसे कम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, नॉर्मल ऑक्साइड। जो तीन सबसे बड़े हैं वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड। और बाकी बचे हुए क्या बना लेंगे बेटा, पर ऑक्साइड। अच्छा, जो सुपर ऑक्साइड बनाता है क्या वो नॉर्मल और पर ऑक्साइड भी बना सकता है, हाँ। अगर कोई पर ऑक्साइड बनाता है क्या नॉर्मल भी बना सकता है, हाँ। और ये तो नॉर्मल बना ही रहे। ठीक, तो अभी हमने जो लिखा है उसके बाद एक तो आप ये क्वेश्चन लिखो, और उसके बाद ये कॉलम जो है ना, इसको ऐसा बना लो एज इट इज, तो आपको दिमाग में रहेगा कि कौन नॉर्मल बनाता है, कौन पर बनाता है, कौन सुपर बनाता है। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि भाई कौन नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, कौन पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और कौन सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। लॉजिक जो आता है वो कहां से आता है बेटा, साइज से। साइज छोटा तो कम ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो नॉर्मल बनाएगा, थोड़ा और साइज बढ़ जाएगा तो परऑक्साइड बना लेगा, और सबसे ज्यादा साइज बढ़ जाएगा तो बहुत सारी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा।
चलिए नोटो। अब सुनो, इसके आगे का पॉइंट क्या था उस पर बात करते हैं। देखो एनसीईआरटी में कुछ और बातें दे रखी है, वो बातें क्या है ध्यान सुनना। इधर बताओ मुझे, अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा नॉर्मल ऑक्साइड की, अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा पर ऑक्साइड की, और मैं बात कर रहा हूँ बेटा किसकी, सुपर ऑक्साइड की, सुनते जाना है ना। इन सबको देखो जरा, इनके बारे में आपसे एनसीईआरटी में पूछा गया है पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक नेचर। क्या पूछा गया? ऑक्सीजन तो अकेला है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 8 में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो कितने हो गए? 10। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब नियॉन, सब कुछ डाया। तो इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा? डाया। लिखना मत, अभी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, डाया मैग्नेटिक। और साथ ही साथ ये कैसा होता है बेटा? कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। आयनिक कंपाउंड जनरली कलरलेस होते हैं, और ये आयन है, ये एनायन है, तो किसी केटायन के साथ ही चिपके हुए होंगे, ठीक है। इसके बाद O2 2-, ये बेटा डायटोमिक है, ये हमने एमओटी में पढ़ा हुआ है। पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड नाम ही आपको एमओटी में लिखाए थे मैंने। ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये पैरा है, 17 इलेक्ट्रॉन है बेटा इसके पास। और ये 18 इलेक्ट्रॉन वाला है, ये डाया है। और ये कलरलेस है, और ये कभी कभार कलर दिखाता, होना तो इसको भी कलरलेस चाहिए, लेकिन ये कलर दिखाता है, और उस कलर के दिखाने के पीछे इसमें एक डिफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं लैटिस डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? लैटिस डिफेक्ट। अब ये लैटिस डिफेक्ट क्या होता है? सॉलिड स्टेट जब आप पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा आपको। उस लैटिस डिफेक्ट की वजह से इसका कलर कई बार या तो ऑरेंज कलर दिखेगा या फिर येलो कलर दिखेगा। कौन कौन सा कलर दिखेगा? ऑरेंज या येलो। तब ये पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं, नोट बना लेना, इसी में है ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में जहां जगह हो वहां लिखते जाइए, कोई परेशानी नहीं है, लिखते जाइएगा। नॉर्मल ऑक्साइड्स एंड परऑक्साइड्स। अच्छा, नॉर्मल ऑक्साइड्स को कई बार ऑक्साइड भी लिख देगा, तो ऑक्साइड लिखा मतलब नॉर्मल ऑक्साइड की बात होती है। नॉर्मल ऑक्साइड्स एंड परऑक्साइड्स आर diamagnetic and colorless. Normal oxides and peroxides are diamagnetic and colorless. Normal oxides and peroxides are diamagnetic and colorless. Full stop. आगे लिखें। Superoxides are paramagnetic. Superoxides are paramagnetic and show orange or yellow color, and show orange or yellow color, orange or yellow color due to lattice defect. Orange or yellow color due to lattice defect. Due to lattice defect. ठीक है, ये पॉइंट आपको बता दिया गया भैया, ये कलर दिखाता है, और इसका कलर कौन सा होता है बेटा? ऑरेंज और येलो कलर याद रखना पड़ेगा, और कलर के पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा बेटा? लैटिस डिफेक्ट। ठीक है, अभी देखो इसको अपन ने क्या बोला? सुपर ऑक्साइड, चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और बात बोली हुई, मुझे एक बात बताओ, ये मोनो एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है? मोनो। और ये क्या है? ये छोटा आयन और ये बड़ा आयन है। मोनो एटॉमिक होगा तो छोटा, पॉली एटॉमिक होगा तो बड़ा। छोटा छोटे के साथ स्टेबल और बड़ा। तो जब अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बेटा जो बड़े आयन है ना, ये किससे स्टेबलाइज होंगे? छोटे आयन से या बड़े आयन से? तो इस तरह की लाइन लिखी हुई है कि सुपर ऑक्साइड्स, मेनली सुपर ऑक्साइड्स के बारे में, सुपर ऑक्साइड्स आर मेनली स्टेबलाइज बाय लार्ज केटायंस। इनके सुपर ऑक्साइड बनते हैं। क्यों बनते हैं इनके? क्योंकि बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होता है। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। सुपर ऑक्साइड्स आर मेनली स्टेबलाइज्ड बाय large cations. Superoxides are mainly stabilized by large cations like potassium, rubidium, cesium. Large cations like potassium, rubidium and cesium. ठीक है, अब अपने समझने के लिए लिख लेना, छोटा छोटे के साथ बड़ा, बड़े के साथ स्टेबल होता है, ताकि आपको बाद में पता रहे कि भाई ये लिखना क्या चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इसमें ये जो अभी हम लोगों ने ऑक्साइड्स की बात करी, अब इसमें एक और पॉइंट आता है, और वो एक पॉइंट आता है इनके हाइड्रोलाइसिस का। ध्यान सुनना, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस का क्या पॉइंट है? ध्यान सुनिएगा बेटा। अगर मान लो मैंने लिथियम लिया और लिथियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई, तो बेटा लिथियम क्या बनाता है? अपना नॉर्मल ऑक्साइड। और लिथियम के नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? Li2O। तो बेटा नॉर्मल ऑक्साइड क्या होता है? O पे 2-, पर ऑक्साइड क्या होता है? O2 पे 2-, और सुपर ऑक्साइड क्या होता है? O2 पे माइनस। ठीक है,
तो अगर लिथियम को देखा आपने तो लिथियम पे कितना चार्ज आ रहा है +1 और नॉर्मल ऑक्साइड पे कितना आ रहा है -2, तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया Li2O। सुनते जाना, अभी इसमें आगे भी रिएक्शन लिखा है, ठीक है। इसके अलावा Na सोडियम की रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से कराई तो सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा कि परऑक्साइड बनाएगा? परऑक्साइड, एक्सेस मान के चल रहा हूं। तो परऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा Na2O2। क्या बनेगा? कैसे बना Na2O2? सोडियम पे कितना है +1 और परऑक्साइड क्या होता है O2 पे -2। ये 2 इधर गया, 1 को तो उधर ले जाने की कोई जरूरत नहीं, तो ये 2 इधर आएगा तो Na2O2 पहले से ही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट सुनिएगा, पोटेशियम की रिएक्शन अपन ने ऑक्सीजन से कराई, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, स्वीजियम हो, कोई भी हो चलेगा। ये क्या बनाएगा बेटा? सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? KO2, क्योंकि इस पे +1 और इस पे -1 है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये बन गया। अब ये जो ऑक्साइड बनाए ना अपन ने, ये नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, इनका हाइड्रोलाइसिस कराना है। क्या कराना है? हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी से रिएक्शन। ठीक, अब अगर मैं Li2O को पानी में ले जाता हूं, ये कौन है बेटा? नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक, अगर मैं Na2O2 को पानी में ले जाता हूं, ये कौन है बेटा? परऑक्साइड। तो नॉर्मल ऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस आ गया, परऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस आ गया। और अगर मैं KO2 को पानी में ले जाता हूं, तो ये किसका हाइड्रोलाइसिस आ गया बेटा? सुपर ऑक्साइड का। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसको, ठीक है। यूज का क्वेश्चन आता है, पर पहले अपन ये रिएक्शन देखेंगे एनसीईआरटी की। आपको जब भी हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन करानी ना पानी वाली, तो आपको सिर्फ केटायन एनायन को एक्सचेंज कराना है। क्या करना है? जैसे ये बात बताओ, क्या आपने बचपन में ऐसा पढ़ा था कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाते हो क्या बनता था? CaOH ट्वाइस, यही तो बनता था। किसी भी ऑक्साइड, ध्यान सुनना इस लाइन को, किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर उस एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनता है। किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। और ये बहुत बार काम आएगा, जैसे अभी अपने हीटिंग इफेक्ट नाम का पूरा टॉपिक पढ़ा था ना, जैसे आपके सिलेबस में पी ब्लॉक में हाइड्रोलाइसिस नाम का टॉपिक आएगा, और ये जो आपको बताया जा रहा है ये बहुत बार रिपीट होगा आपके साथ, मतलब 50 रिएक्शन पढ़नी इसकी ऐसे ही करते हुए, ठीक है। तो ध्यान सुनो, किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर उसका क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। किसी भी ऑक्साइड, ये भी ऑक्साइड एक तरह का, किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाओगे तो क्या बनेगा? उसका हाइड्रोक्साइड। किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाओगे तो क्या बनेगा? उसका हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड पानी में मिलाओ, ऑक्साइड पानी में, कोई भी ऑक्साइड हो, नॉर्मल हो, पर हो, सुपर हो, ऑक्साइड को पानी में मिलाया, क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। तो मुझे बताओ सबसे पहले किसका हाइड्रोक्साइड बनाया? LiOH का, ये बन गया इसका हाइड्रोक्साइड। अगले में किसका हाइड्रोक्साइड बनाया बेटा? सोडियम का। सोडियम का हाइड्रोक्साइड क्या बन जाएगा? NaOH। और अगले में किसका हाइड्रोक्साइड बनाया बेटा? पोटेशियम का। हाइड्रोक्साइड क्या बन जाएगा? KOH। ठीक, अब जैसे यहां पर मेटल का ये नॉर्मल ऑक्साइड था, पानी में मिलाया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बना? हाइड्रोक्साइड। वैसे ऊपर वाला क्या है बेटा? नॉर्मल ऑक्साइड, पानी में मिलाया तो क्या बना? सिर्फ हाइड्रोक्साइड। ये सिर्फ यहीं पे रिएक्शन खत्म हो गई। ठीक, लेकिन यहां पर बताइए ये नॉर्मल ऑक्साइड है कि परऑक्साइड है? तो यहां रिएक्शन अभी खत्म नहीं हुई, यहां पर रिएक्शन अभी आगे भी जाएगी। ये वाली रिएक्शन तो इतने पे ही खत्म हो गई, पर ये रिएक्शन आगे जाएगी। और ये कौन है बेटा? परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड? सुपर। ये और भी आगे जाएगी। इसके मुकाबले इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है कि कम है? और इसके पास तो और भी ज्यादा, तो अभी रिएक्शन बची हुई है। वो जो बचा हुआ ऑक्सीजन है ना इसके पास, वो बचा हुआ ऑक्सीजन पानी पे अटैक करेगा। पानी तो बहुत सारा होगा, वो बचा हुआ ऑक्सीजन पानी पे अटैक करेगा और बना देगा H2O2। H2O पे एक ऑक्सीजन ने एक्स्ट्रा अटैक करके क्या बना दिया? उसको H2O2। H2O2 को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या इसका स्ट्रक्चर हाफ ओपन बुक स्ट्रक्चर था? अब ध्यान सुनना, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, ये जो बात बोल रहा हूं ध्यान सुनना। किसी भी परऑक्सी कंपाउंड को, परऑक्साइड को ही परऑक्सी कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर हाइड्रोक्साइड तो बनेगा। किसी भी परऑक्साइड को पानी में मिलाओ या एसिड में मिलाओ, ध्यान सुनना, किसी भी परऑक्साइड को पानी में मिलाओ या H2O2 मिलेगा ही मिलेगा। क्या बोला मैंने? किसी भी परऑक्सी कंपाउंड को या परऑक्साइड को पानी में या एसिड में मिलाने पर H2O2 मिलेगा ही मिलेगा। ये आपके हाइड्रोजन चैप्टर में H2O2 का प्रिपरेशन है बेटा। तो H2O2 को प्रिपेयर कैसे करेंगे? कोई भी परऑक्सी कंपाउंड लेंगे, एक बार वाटर से रिएक्शन दे रखी है, एक बार एसिड से रिएक्शन दे रखी है, दोनों से आपको क्या मिलेगा? H2O2। दिमाग में फिट कर लेना, इस बात को यहां पर लिखेंगे, किसी भी परऑक्सी कंपाउंड को वाटर से या एसिड से रिएक्शन कराने पर H2O2 मिलेगा ही मिलेगा। अब आगे बढ़ता हूं, ध्यान सुनना। ये वाली रिएक्शन पे आइए, तीसरी वाली पे। किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिला, हाइड्रोक्साइड मिल गया। किसी भी परऑक्सी कंपाउंड को पानी में मिला रहे थे तो क्या मिल रहा था? H2O2। एक बात बताओ, क्या इसके पास जितना ऑक्सीजन इसके पास था,
क्या इसके पास कम से कम उतना ऑक्सीजन तो है ही है, उससे बल्कि ज्यादा ही है। तो जितना रिएक्शन उसने दिखाया उतनी रिएक्शन तो ये भी दिखाएगा, और साथ में इसके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है या नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहां पर अलग से रिलीज हो जाएगी। पहला क्या करा, नॉर्मल ऑक्साइड को पानी में मिलाया तो केवल हाइड्रोक्साइड, इसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है, तो जितनी रिएक्शन इसने दिखाई उतनी रिएक्शन तो ये दिखाएगा ही दिखाएगा। फिर इसके पास जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन था वो पानी पे अटैक करके क्या बना देगा, H2O2। पर सुपर ऑक्साइड के पास इतना ऑक्सीजन जितना इसके पास है उतना तो इसके पास है ही है, तो जितना रिएक्शन इसने दिखाया उतना रिएक्शन तो ये दिखाएगा ही दिखाएगा, और उसके पास जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, रिलीज हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो स्पेसशिप जाते हैं और जो सबमरीन जाते हैं पनडुब्बियां, उसके अंदर वो मास्क लगा के रखते हैं, तो वो मास्क में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब, भाई अपन सांस लेते तो अपन CO2 छोड़ेंगे, तो अगर मान लो एक स्पेस, जैसे ये कमरा है, सुनना ध्यान से, समझना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट यूज पे बात कर रहा हूँ, एग्जाम में ढेरों बार आ चुका क्वेश्चन है, तो सुन लो और समझ लो। मान लो ये कमरा, ये एक स्पेसशिप है, तो अपन बहुत सारे लोग चले गए स्पेसशिप में, अभी धीरे धीरे इनहेल एक्सहेल करते गए करते गए करते गए, एक टाइम के बाद इस कमरे में सिर्फ CO2 ही बचेगी। अब अपने को तो सफोकेशन हुआ, तो अपन ने खिड़की दरवाजे खोल दिए, अब वो जो स्पेसशिप में वो थोड़ी खिड़की दरवाजे खोल सकता है, या पनडुब्बी के अंदर जा रहा हो, उस पानी समुद्र के अंदर घुसा हुआ वो थोड़ी खोल देगा, ऐसे नहीं होगा। तो उनके पास एक समय के बाद ऑक्सीजन की लिमिटेशन होने लगती, शॉर्टेज होने लगता है, तो उनको कंटिन्यूसली ऑक्सीजन चाहिए, और साथ में जो उन्होंने CO2 छोड़ा है वो भी हटाना है, वो भी हटाना है। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए ये वाला इसके कैप्सूल्स दिए जाते हैं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इसके कैप्सूल देते हैं, उनके पास वो जो एपैरेटस वगैरह रहता है उसमें वो कैप्सूल मिला देते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस होता है पानी के अंदर। हाइड्रोलाइसिस होने से उनको कंटिन्यूसली क्या मिलता रहता है। और ये जो KOH है ना, ये बताओ ये हाइड्रोक्साइड है या नहीं है, किसका हाइड्रोक्साइड है, मेटल का। मेटल का हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, बेसिक। और जो अपन CO2 रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, वो CO2 ये एब्सॉर्ब कर लेगा। तो ये जो होते हैं ना सुपर ऑक्साइड्स, दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड एब्सॉर्ब CO2 इन केस ऑफ स्पेसक्राफ्ट एंड सबमरीन। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में आपको सुपर ऑक्साइड देगा ही नहीं, तो फिर इसको टिक करना है, पर प्रायोरिटी सुपर ऑक्साइड को। एक यूज बोल दे रहा हूं, यूज लिख लो, ये रिएक्शन तो लिखते रहना, यूज बोल दे रहा हूं, अलग से लिख लीजिए, लिखिएगा। सुपर ऑक्साइड्स आर superoxides are used superoxides are used to produce superoxides are used to produce oxygen. Superoxides are used to produce oxygen and absorb CO2 and absorb CO2 in submarines and spacecrafts in submarines and spacecrafts in submarines and spacecrafts। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कई बार आपको ये बोल देगा कि ये जो सुपर ऑक्साइड है इसका यूज किस में करेगा, स्पेस कैप्सूल, स्पेस मास्क, ऐसे नाम लिख के दे देगा तो समझ जाना, स्पेस कैप्सूल या स्पेस मास्क बोल रहा है तो वो लिखेगा ये कि स्पेस मास्क में किसका यूज करोगे, ऑक्सीजन बनाने के लिए और CO2 को हटाने के लिए। स्पेस कैप्सूल में किसका यूज करोगे, CO2 हटाने के लिए और ऑक्सीजन बनाने के लिए। तो हर किसी का आंसर क्या होगा बेटा, सुपर ऑक्साइड होगा। ये रिएक्शन लिख लेना, इसके आगे का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। चलो बेटा, ओके, जय श्री राम बेटा, राधे राधे, गुड नाइट बेटे।